नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। पिछले क्लास में अपन ने राजस्थान से संबंधित राजनीति विज्ञान के जो टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा था। आज उसका मैं दूसरा भाग लेकर आया हूं। पहला भाग अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ये दूसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और आने वाली जो 3rd ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सके आप। उसके लिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो आज अपन जो है वो 25 प्रश्नों के माध्यम से जो है वो 50 से ज्यादा प्रश्नों का हल करेंगे, क्योंकि ऑप्शन पर जब अपन जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो बिना देर किए मैं प्रश्नों की ओर चलता हूं और शुरू करता हूं आज की क्लास। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है उसे उधार का थैला कहा जाता है। लगभग जो संवैधानिक नियम है वो किसी ना किसी देश के संविधान से लिए गए हैं अथवा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। यहां प्रश्न पूछा है कि राज्यों में जो राज्यपाल का पद होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था पूरी की पूरी कनाडा के संविधान से ली गई है, इसलिए राज्यपाल का पद भी वहां से लिया गया है। लेकिन यदि प्रश्न पूछ ले कि राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का जो कार्यालय है साथियों वो कार्यालय 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से तो कार्यालय लिया गया है, और यदि पद पूछे तो पद कनाडा से लिया गया है। कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है, राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्य में लोकायुक्त। अब प्रश्न ये उठता है, ये लोकायुक्त होता क्या है? देखिए, लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जो पद पर, राज्य में लोकायुक्त होता है, केंद्र में लोकपाल होता है। हालांकि भारत में लोकपाल का पद नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में कि लोकायुक्त वो अधिकारी होता है जो पद पर रहते हुए भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों की जांच कर सकता है, उसको लोकायुक्त बोलते हैं। भारत में लोकायुक्त जो है वो राज्यों में होते हैं। अब इन राज्यों में अलग अलग नियम है प्रत्येक राज्य के लोकायुक्त के। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? जो दुआ साहब थे वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, और वर्तमान में प्रताप सिंह जी जो है वो राजस्थान के लोकायुक्त है। तो प्रताप सिंह वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। ना मुख्य न्यायाधीश करता है, ना मंत्री परिषद करती है, ना मुख्यमंत्री करता है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल को छोड़कर सदस्य समाप्त करने पर निर्णय किसकी सिफारिशों के आधार पर लेता है? देखिए, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 191 में वे आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। वे अयोग्यताएं जिनके आधार पर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 191 में यह वर्णित है कि इन आधारों पर, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, किसी शत्रु देश के जो है वो प्रति विश्वसनीयता दिखाने पर,
कोई लाभ का पद ग्रहण करने पर। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिन पर जो है वो 191 में उनका उल्लेख है और 192 में लिखा हुआ है कि इन परिस्थितियों पर निर्णय राज्यपाल लेगा, परंतु राज्यपाल ये निर्णय लेगा किसकी सलाह पर, यानी किसके कहने पर राज्यपाल उन सदस्यों को पद से हटाएगा या उनकी सदस्यता को बरकरार रखेगा, ये निर्णय किसके सलाह पर लेगा, राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री या चुनाव आयोग। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा वो ये निर्णय लेगा केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यानी राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेते हैं कि सदस्य की सदस्यता जाएगी अथवा रहेगी। साथ ही एक बात ध्यान रखना, ये मैंने अलग से दल बदल क्यों रखा है, दल बदल पर कोई भी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। सदन में होने वाले दल बदल पर निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है, वो निर्णय राज्यपाल नहीं लेते। तो दल बदल से संबंधित निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं, जबकि 191 में वर्णित अयोग्यताओं के आधार पर 192 में लिखा गया है कि उनको हटाने या रखने का निर्णय राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल बिना चुनाव आयोग की सिफारिशों के किसी योग्यता पर निर्णय नहीं ले सकते। तो चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, यानी जिस प्रकार अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, उसी प्रकार राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 161 के अनुसार सजा याफ्ता अपराधियों की सजाओं को राज्यपाल कम कर सकता है, उनकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, अथवा उनकी जो सजा है उसे माफ भी राज्यपाल कर सकता है। लेकिन उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा, यदि व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकते, यानी पूरा माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा को केवल कम करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं फांसी की सजा को भी। तो प्रश्न यह था कि क्षमादान की शक्तियां हैं कौन से अनुच्छेद में, तो 161 में जो है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां दी गई है। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आयोग का आधार संवैधानिक है, यानी ये इतने आपको अधिकार जो आयोग दिए गए हैं इनमें से कौन से का उल्लेख संविधान में मिलता है। तो देखो लोकायुक्त अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि संविधान में होता तो सब राज्यों में लागू होता और केंद्र में भी लागू होता, लेकिन नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग, हालांकि हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राज्य महिला आयोग, निश्चित तौर से इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो बच गया क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का निश्चित तौर पर उल्लेख संविधान में मिलता है, और न केवल एक अनुच्छेद में बल्कि दो अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 243 के तो पंचायती राज के लिए, और अनुच्छेद 243 जेड ये नगर निकायों के लिए, यानी अनुच्छेद 243 के अनुसार तो पंचायती राज के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता वही है, सेम टू सेम दोनों राज्य निर्वाचन आयोग एक ही होता है, लेकिन उसका उल्लेख संविधान में दो जगह है। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में जुलाई 1994 में जो है वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। यह राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय जो नगर निकाय है उनके चुनाव करवाता है और उनकी वोटर लिस्ट तैयार करवाता है। तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका आधार संवैधानिक है। लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग,
इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलते आगे। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 यह कहता है राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एक तो राज्यपाल हो गया, विधानसभा व विधान परिषद होगी। कुछ राज्यों में विधान परिषद होगी और कुछ राज्यों में विधान परिषद न हो तो भी काम चलेगा। तो देखते हैं कौन सा है। पहला ही ऑप्शन सही है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि इस नियम में एक छूट है कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां विधान परिषद होने की इतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है, न तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिसमें से राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। 168 में विधानमंडल है, 169 में विधान परिषद है और 170 में विधान सभा है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी इनमें से कौन सी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो देखो, मुख्यमंत्री का तो है ही, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और मंत्री परिषद की नियुक्ति भी अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल करता है। लेकिन मुख्य सचिव और संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, यानी सीएम करता है। ये दोनों नियुक्तियां जो है वो सीएम के द्वारा की जाती है, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा ये नियुक्तियां की जाती है। तो निश्चित तौर से इन 4 में से केवल 2 ही नियुक्ति ऐसी है, 1 और 4 नंबर की, जो राज्यपाल करता है, जबकि मुख्य सचिव और संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इवन इन दोनों को शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलवाता है। इनको तो मुख्यमंत्री का काम है संसदीय सचिव की नियुक्ति करना, और मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का काम मुख्यमंत्री का होता है। तो अनुच्छेद जो मैंने आपको लिख दिया मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के, तो 1 और 4, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और बाकी जो नियुक्ति है 2 बची हुई नियुक्तियां जो लिख रखी है इनमें से ये मुख्यमंत्री करता है। तो दोनों ध्यान रखना आप। 8वां प्रश्न, राज्यों में विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बच्चे गलत कर देते हैं। देखो, राज्यों में विभागों के मध्य कार्य आवंटन के नियम जो है वो राज्यपाल द्वारा बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखना साथियों, विभागों के मध्य, अगर यहां लिख देता राज्यों में मंत्रियों के मध्य कार्य आवंटन कौन करता है, तो अपना उत्तर हो जाता मुख्यमंत्री। आप देखिए, जो मंत्री होता है वो अपने केवल पद की शपथ लेता है कि भाई मैं कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता हूं, मैं राज्य मंत्री की शपथ लेता हूं, अथवा मैं उप मंत्री पद की शपथ लेता हूं। आपने देखा होगा, मंत्री जब शपथ लेता है तो वो किसी विभाग की शपथ नहीं लेता कि भाई मैं भला मंत्री वित्त विभाग की शपथ लेता हूं, ऐसी कोई शपथ नहीं होती। मंत्री प्रतिज्ञान या शपथ करता है तो वो केवल और केवल अपने पद की शपथ लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ होती है। उनके मध्य विभागों का बंटवारा करना, यह काम माननीय मुख्यमंत्री का होता है। यानी मंत्रियों के मध्य अगर विभागों के बंटवारे की बात आए तो वो काम करता है राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन यहां आप एक बात देखिए, कार्य आवंटन के नियमों की बात हो रही है कि ये कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है। तो साथियों, कार्य आवंटन के नियम जो है वो राज्यों में माननीय राज्यपाल बनाते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा राज्यों में कार्य आवंटन के नियम बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, गलत मत कर देना, इसमें मुख्यमंत्री मत चेप दिया, इसका उत्तर राज्यपाल होगा। चलते हैं आगे। राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी देखो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है राज्यों में। एक होती है राजनीतिक और दूसरी होती है प्रशासनिक। एक तो कार्यपालिका होती है राजनीतिक और दूसरी होती है प्रशासनिक। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब ये कभी रहती है और कभी नहीं रहती, ये स्थायी होती है। स्थायी का मतलब ये कर्मचारी होते हैं, अपनी 60 साल तक की नौकरी पूरी करते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजनेता तो 5 साल में आते और जाते रहते हैं और कई बार तो 5 साल से पहले ही चले जाते हैं। तो ये तो एक अस्थायी कार्यपालिका है।
इस राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीचे लिख देता हूं मैं मुखिया, ठीक है। और इसका प्रमुख या मुखिया होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ये होता है इसका मुखिया या प्रमुख। तो अपने यही पूछा है कि प्रमुख कौन होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। अगर राजनीतिक का पूछता तो मुख्यमंत्री होता, और यदि प्रशासनिक पूछ रहा है तो मुख्य सचिव होता है। और यदि कार्यपालिका का विधिज्ञ प्रमुख पूछा जाता कि कानूनन प्रमुख कौन होता है, तो कानूनन प्रमुख होता है राज्यपाल। तो विधि के अनुसार या संविधान के अनुसार तो प्रमुख होता है राज्यपाल। कार्यपालिका राजनीतिक है तो उसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और यदि कार्यपालिका प्रशासनिक है तो उसका मुखिया होता है मुख्य सचिव। एक ही प्रश्न का 3 उत्तर है, तो ये ध्यान रख लेना आपके प्रश्न क्या पूछा है। यदि यहां दे देता राज्य की कार्यपालिका का विधिज्ञ प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल कर देते, प्रशासनिक दे दिया तो मुख्य सचिव कर दिया, राजनीतिक दे देता तो अपन मुख्यमंत्री कर देते। निश्चित तौर से ध्यान रखना ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन भी सारे इसमें देखो, राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी और मुख्य सचिव भी है। और एक और बात ध्यान रखना, मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। यानी राज्य में जो काम प्रशासनिक कार्यपालिका को तो आवंटित होते हैं लेकिन किसी अन्य को आवंटित नहीं होते, वो सारे काम मुख्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये मुख्य सचिव जो होते हैं वो मुख्यमंत्री का एकदम खासम खास होता है। वर्तमान की बात करें तो राजस्थान के मुख्य सचिव है उषा शर्मा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दूसरी महिला मुख्य सचिव, महिला सीएस कर देता हूं, चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दूसरी महिला सचिव। अब पहली कौन है, तो पहली महिला सचिव, पहली महिला सीएस ये थी कुशल सिंह। नाम ध्यान रखना, कुशल सिंह। अब देखो आजकल प्रश्न का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यह भी पूछ सकते हैं कि जिस समय कुशल सिंह मुख्य सचिव थी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत। और दूसरी मुख्य सचिव जब महिला है उस समय भी राजस्थान के कोइंसिडेंटली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो 2 महिलाएं बनी, दोनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी, और ये राजस्थान केडर के पहले, राजस्थान केडर के पहले चीफ सेक्रेटरी है, वो है BS मेहता। इसके अलावा मैं बात करूं ओम प्रकाश मीणा भी अभी पीछे जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा यदि मैं बढ़िया प्रश्न की बात करूं तो विपिन बिहारी माथुर राजस्थान के एक ऐसे मुख्य सचिव है जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। विपिन बिहारी माथुर जो है वो राजस्थान के एक ऐसे मुख्य सचिव है जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव कौन है, विपिन बिहारी माथुर। ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। राज्य विधानमंडल में होने वाली कार्रवाई की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यदि बात करें राज्य विधानमंडल में होने वाली कार्रवाई की, तो इसमें सबसे पहले तो उत्तर बता देता हूं। उत्तर होगा अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 में यह स्पष्ट वर्णित है कि राज्य विधानमंडल में कोई भी कार्रवाई चलती है और उसमें कोई भी बयान दिया जाता है, उस पर न्यायालय में कोई प्रकार का कोई वाद या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 212 में लिखा हुआ है। यानी विधानसभा या विधान परिषद में यदि कोई बंदा कोई बयान देता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। भले ही उसने कितना आपत्तिजनक बयान दे दिया हो, उसको जो है वो अध्यक्ष अपने हिसाब से उसको जो है वो पनिश करेगा, लेकिन उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह बिल्कुल अनुच्छेद 212 में स्पष्टतः लिखा हुआ है कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 212। राज्य विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है तो पढ़ते हैं। देखो,
विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा साधारण बहुमत से हटा सकती है। बिल्कुल सत्य कथन है। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसको विधानसभा साधारण बहुमत से हटा सकती है। ठीक है, हटा सकती है साधारण बहुमत से। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जब विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देते हैं 14 दिन पहले कि आपको हटाया जाएगा, आप 14 दिन में जो है वो जवाब दे दीजिए। यदि संतुष्ट नहीं होते तो उनके विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव लाया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपने विरुद्ध लाए गए हटाने के प्रस्ताव में वोट दे सकता है। यह भी सत्य है। देखो ये गलत कर देते हैं कई बच्चे, ये ध्यान रखना। विधानसभा अध्यक्ष उसके विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव में वोटिंग करेगा, क्योंकि वो सदस्य तो है ही और सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। अब आप कहेंगे कि सर अध्यक्ष को तो वोट देने का अधिकार नहीं होता। जब उसके विरुद्ध उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। उस सदन की अध्यक्षता या तो उपाध्यक्ष करेंगे, या उपाध्यक्ष नहीं है तो अन्य कोई व्यक्ति जिसको यह कर्तव्य सौंपा गया है वे करेंगे। वे वोट नहीं देंगे जब तक निर्णायक वोट यानी दोनों के मध्य टाई नहीं होगा, तब तक वो वोट नहीं देंगे। लेकिन अध्यक्ष जो अब अपने विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव में अध्यक्षता नहीं कर सकता, तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा तो उसको वोट देने का अधिकार होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये गलत है, ये असत्य कथन है, ये असत्य है। क्यों है मैंने आपको बता दिया कि या तो उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष यदि नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे इस उद्देश्य से चुना गया हो। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, मैं तो इसको स्टार लगा देता हूं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है। आगे चलते हैं। विधानमंडल की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए सबसे पहले संसद में अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। ये लीजिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह तो तय हो गया। अब इसने पूछा है विधानमंडल की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस हिसाब से तो तय हो गया कि मैंने आपको कहा अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस हिसाब से विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा विधानसभा अध्यक्ष, यानी बी उत्तर होना चाहिए, लेकिन उत्तर होगा साथियों डी। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो कौन करेगा? ना विधान परिषद का सभापति करेगा, ना विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ना राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा, तो आखिर करेगा कौन? तो मैं आपको बता दूं साथियों, ऐसा संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है कि विधानमंडल की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। ये संविधान में है ही नहीं, यानी कि विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जाता। तो बुलाया ही नहीं जाता तो अध्यक्षता करने की आवश्यकता कहां? ये प्रैंक क्वेश्चन है, गलत हो जाता है। ज्यादातर बच्चे जिनको ध्यान में नहीं होता वो विधानसभा अध्यक्ष ठोक देते हैं और उनको लगता है कि एकदम सही है, लेकिन ये सही नहीं है। विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को केवल 4 महीने के लिए रोक सकती है। यदि वो 4 महीने में कोई जवाब नहीं देती तो विधेयक जो है वो ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। इसलिए संयुक्त अधिवेशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तो जब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हो और किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाए, इसलिए संयुक्त अधिवेशन है। तो संयुक्त बैठक होती नहीं है राज्यों में, विधानमंडल में, तो उसका तो उत्तर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, असत्य कथन पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है, बिल्कुल सोआन्य सच है, सत्य है। वित्त विधेयक को केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है, 100% स्वीकृति आवश्यक होती है। वित्त विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व
वित्त विधेयक की स्वीकृति आवश्यक होती है। और यह ध्यान रखना, वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। यदि विधानसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को वित्त विधेयक घोषित कर देता है तो उसे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। अगला, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही बात है, इसको नहीं भेजा जा सकता। वित्त विधेयक को राज्यपाल अनुमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। अनुच्छेद 200 यह कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के पास भी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर से अंतिम ये कि बजट एक वित्त विधेयक नहीं है, गलत है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वित्त विधेयक, अच्छा आप ये समझ जाओगे, ये तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अपना जो उत्तर हो गया वो ये नीचे वाला हो गया कि वित्त विधेयक को, बजट एक वित्त विधेयक नहीं है, ये कन्फर्म है, बजट एक वित्त विधेयक नहीं होता है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहमत टू सहमत प्रश्न है, असत्य पूछा है। पहला, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए बाध्य है, पहलो ही गलत है। और असत्य पूछा है तो यही असत्य है। देखिए, संविधान में संशोधन 3 विधियों से होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 ही विधि है कि 2 विधियों से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब 3 विधि है, एक साधारण बहुमत वाली, वो संविधान संशोधन में नहीं मानी जाती, 368 में वो नहीं है। दूसरी विधि 2/3 बहुमत से संसद अलग अलग सदनों में प्रस्ताव पारित करे और संविधान संशोधन कर दे। तीसरी प्रक्रिया यह है कि 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा की हां करवाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि तीसरा प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है, उसमें जब बात राज्यों के पाले में आती है तो राज्य उसको स्वीकृति दे या न दे, यह राज्यों पर डिपेंड करता है, बाध्यकारी नहीं है। अगर वो देना चाहे तो दे दो, और न देना चाहो तो भाई नाट जाओ एकदम साफ साफ कौन दिया, तो भाई न दे तो अगला, नहीं दे तो बाध्य नहीं है। जब देवे तो न ठीक है, न देवे तो ठीक है। और आज संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में अब भी बताया था ने, पुडुचेरी और दिल्ली भी शामिल है, बिल्कुल है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ध्यान रखा। वो तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि राज्य विधानमंडल जो होता है वो संविधान संशोधन विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, खाली हां और ना कर सके। का तो हां कहो और का ना कहो, यहां कौन कैस का बदलाव कर दो, बदलाव करना या नहीं करना संविधान के हाथ, संसद के हाथ में है। ठीक है, चला आगे। निम्न में से किसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता? देखो, बढ़िया प्रश्न है। किसे संविधान में यह लिखा गया है कि उसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता? देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त बिल्कुल हटाया जाता है, वो तो सही है। नहीं हटाया जाता है पूछो है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में लिखा गया है कि उसे उस विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाया जाता है, तो वो भी सही हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब इन हटावे तो इन भी कन्फर्म ही हटावे, तो महान्यायवादी को नहीं हटाया जाता। महान्यायवादी जो होता है वो सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल, भारत का विधि अधिकारी होता है। इसे राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकता है, तो इसका कोई महाभियोग का उल्लेख नहीं है। आज तक भारत के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया? यदि भारत में मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस विधि से हटाए जाते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी इसी विधि से हटाए जाते हैं। इसीलिए मैंने प्रश्न लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो क्या कोई आज तक कोई न्यायाधीश हटाया गया है? 2, 5, कितने ऑप्शन है? 4 ये हटाए गए हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज तक भारत के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। तो क्या किसी के विरुद्ध लगाया ही नहीं गया? लगाया तो गया था, लेकिन कईयों ने त्याग पत्र दे दिया, कया ने हाथाजोड़ी कर ली और मामलों सलटा लियो,
कई त्याग पत्र देगे भी सल्टा लियो, क्या कहीं वो ये न हो जाए कि भारत के पहले न्यायाधीश बन जाए जिन्हें इस विधि द्वारा हटाया गया, इसलिए कई तो बिया नाको पा दियो और कई बिया नाको पा लियो, हाथा जोड़ी करके नाको पा लियो। तो ओ प्रश्न संख्या 17 को उत्तर हो गयो 0, और 0 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1959 में, 59 आ रही। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगतरी गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री, देख लिया थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू ने किया। लो पूरा खाका बता देता हूं आपको। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को ही। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलना आगे, कौन से संविधान के अनुच्छेद द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई है? देखो, पंचायती राज या पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता मिली है वो मिलती है अनुच्छेद 243B के द्वारा। बड्डो बी ई वास्ते लिखेडो है कि बड्डे बी को मतलब है कि इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। जहां कैपिटल लेटर लिखा हुआ आता है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो अनुच्छेद कोई न कोई संविधान संशोधन जोड़ेडो है। थान ध्यान हो लो, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए बी मोटो है। जय मान लियो के पहले हो तो छोटो तो बी वो इल्लो तो छोटा लियो, अब वड्डो है, इको मतलब इसे जो है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। प्रारंभ में जो मूल संविधान था उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था, केवल अनुच्छेद 1 की संबंधित हो 40 नंबर, जिसमें लिखा गया था कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा या उनको बढ़ाने का प्रयास करेगा, इतो मांडेड हो बस। राज्यपाल अपने स्वयं विवेक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों का निर्वहन किसकी सलाह और परामर्श से करेगा? राज्यपाल अपने स्वयं विवेक के कार्यों को छोड़कर, स्वयं विवेक तो वह हो गया जो कभी का खुद पर माइंड पर डिपेंड करे। एक प्रश्न तो यही बन गया कि अपने कार्यों को निभाने के लिए किसे स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त होती है? तो राज्यपाल है। वो उत्तर तो राज्यपाल हो गयो, कन्फर्म बेरो पड़ गयो। अब राज्यपाल किसकी सहायता से शासन प्रशासन चलाता है? तो अनुच्छेद 163(1) देख लियो। अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है कि राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से चलाता है। अनुच्छेद 163 ये कहता है, यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 163 ये कहता है। तो उत्तर हो गया मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। अब आप कहेंगे साहब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? देखो, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। कैबिनेट, राज्य और उप, जब तीनों को मिलाकर कहते हैं तो मंत्री परिषद कहते हैं। केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हिंदी में मंत्रिमंडल कहा जाता है, जबकि संविधान में मंत्रिमंडल नहीं लिखा हुआ, संविधान में तो मंत्री परिषद लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, दोनों ऑप्शन एक सा है, गड़बड़ हो सके। अकेला मुख्यमंत्री मत कर देना, या मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल नहीं करना है, अपने को करना है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका का गठन किस शहर में किया गया? अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में प्रथम नगर पालिका का गठन 1864 ईस्वी में हुआ। 1864 ईस्वी में। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि उस समय अंग्रेज थे। अंग्रेजों की एक और बात ध्यान में रखियो, था ध्यान ही है कि राजस्थान में पड़े तावड़ो ध्यान बिना हो, और लगभग सगला ठंडा
है, सतावड़ारो इलाको अपना रेगिस्तानी इलाको है। ठंडो इलाको एक ही है, सिरोही में करियोली, सिरोही में माउंट आबू। तो देख लियो पहली नगर पालिका बनी माउंट आबू में 1864 में। तो याद रख लिया जटे ठंड है बटे अंग्रेज है, तो ठंड तो माउंट आबू में ही आपने खाली माउंट आबू में उन्होंने स्थापना की थी पहली नगर पालिका की। हालांकि राजस्थान का पहला नगर निगम स्वतंत्रता के बाद बना 1990, शायद याद नहीं पूरा कन्फर्म, लेकिन 1990 के बाद ही बना, लेकिन बना जयपुर। तो पहला नगर निगम राजस्थान में जयपुर था और पहली नगर पालिका माउंट आबू थी और अंग्रेजों के काल में बना गई। जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? देखिए जिला परिषद में भी वही सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन? मुख्य सचिव। वैसे ही जिला परिषद होती है, वैसे ही पंचायत होती है और वैसे ही पंचायत समिति होती है। तो देखो 3 स्तर होते हैं। देखो 1 नंबर संस्था, मैं लिख देता हूं, सारणी बना देता हूं आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। संस्था, ठीक है, यहां लिख देता हूं राजनीतिक प्रमुख, और आपके लिए यहां लिख देता हूं प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है। अब देखो संस्था लिख देते हैं, पहले जिला परिषद है तो जिला परिषद लिख देता हूं। जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है जिला प्रमुख और इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहां होती है फिर पंचायत समिति खंड स्तर पर, पंचायत समिति, इसका मुखिया होता है प्रधान और इसका सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। 8वां पंचायत, पंचायत का प्रधान होता है सरपंच, पंचायत का प्रधान सरपंच, और यह होता है वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब जिला परिषद को प्रमुख पूछो है तो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कट है और ये उत्तर होगा। अब आप ये सारे रट सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं थाने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाओ टेलीग्राम चैनल पर। 2-3 दिन मिले ली या ताकड़ ना करेगा, आज ही चाट दियो, आज ही चाट दियो, 2-3 दिन मिल जीसी तो बटा मिल जीसी या स्क्रीनशॉट ले लो, थान चोखो लागे बिया कर लो। लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। 23वां प्रश्न, नगर निकायों में न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए आवश्यक है? देखो 3 प्रकार का नगर निकाय, नगर निकाय 3 प्रकार का है। एक नगर पालिका, नगर पालिका, 2 नंबर नगर परिषद, 3 नंबर नगर निगम। तीनों में न्यूनतम वार्डों की संख्या होनी चाहिए 13 वार्ड, न्यूनतम इनमें 13 वार्ड होने चाहिए। तो यहां पर उत्तर हो गया 13। किसी भी नगर निकाय में मिनिमम 13 वार्ड होने चाहिए, 13 से कम नहीं हो सकते, हालांकि बोला हुआ है, लेकिन 13 तो कम से कम होने ही चाहिए। अगला, राजस्थान में जिला नियोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जिला नियोजन समिति यानी डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन में जो है वो लिखा गया है संविधान में, संवैधानिक संस्था है ये डीपीसी, और संविधान में लिखा गया है कि डीपीसी में कितने सदस्य होंगे ये राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो राजस्थान में इसने पूछा है कि राजस्थान की डीपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो राजस्थान की डीपीसी में 25 सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं डीपीसी में। इन 25 में से 4/5 निर्वाचित होंगे, ये लिखा हुआ है किसमें? ये लिखा हुआ है संविधान में कि 4/5 तो निर्वाचित हो सी, तो 25 मुंह 4/5 तो ए आ गया 5, 5 चौका 20, 20 सदस्य तो हो गया निर्वाचित। ये तो लिखा हुआ है संविधान में 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब बच गया 5, 5 मुंह 3 हुआ पदेन, 3 पदेन, 1 कलेक्टर
2 नंबर सीईओ, अभी पढ़ो नहीं आपा, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और 3 नंबर एसीईओ यानी एडिशनल कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो इसका सदस्य होता है। तो 3 पदेन हो गया और 2 मनोनीत राज्य सरकार द्वारा, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते तो 20 और 3 23 और 2 25 ऐसे डीपीसी बनती है। अब आप पूछ सकते हैं निर्वाचित सदस्य कहां से आते हैं? निर्वाचित सदस्य राज्य की ग्राम पंचायतों से, सॉरी जिले में ग्राम पंचायतें जितनी भी है यानी पंचायती राज की संस्थाएं और नगर निकायों में से अनुपात के अनुसार इनको निर्वाचित किया जाता है। चलते हैं आगे, लास्ट प्रश्न आज का, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब की बार सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है, गलत है, असत्य है। राज्यपाल केवल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वो केंद्रीय विद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होता, तो गलत है। दूसरों, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, तो एकदम कड़ी शर्त है। राज्यपाल की शर्तों में एकदम लिखेड़ी है। राज्यपाल की शर्तें मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति कोई लाभ का पद नहीं ले सकता। तो लाभ को पद तो ले कौन सा, कोई सूरत में। वह रेड क्रॉस सोसाइटी में राजस्थान शाखा का अध्यक्ष होते हैं, वो सत्य है, एकदम सच्ची बात है। असत्य है, सत्य मंडल, मैं सत्य लिख दूं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। अब रेड क्रॉस की चीज हुआ है, रेड क्रॉस को मतलब दुआएं बांटे करे, दुआएं वगैरह, वो लाल प्लस को निशान हुआ है। आ संस्था दुआएं या कोई घायलांगी मदद करे, विश्व युद्ध के दौरान को गठन करियो ताकि लोगों को जो है वो मदद दी जा सके। बहुत बड़ा एनजीओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ जो लीग्स है यानी कि यूएनओ है, वो इसको संचालित करता है। इसका अध्यक्ष प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है। इन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकी प्राप्त नहीं है, आतो ध्यान या तो गलती है। स्वयं विवेकी शक्तियां इसे प्राप्त होती है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति भारत में जिसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्वयं विवेकी शक्ति होती है, वो राज्यपाल ही है खाली। तो गलत ही गलत है सगला, कोई सही है कि वो तीसरो सही है? तो खाली तीसरो सही है, तो सी उत्तर कर दिया। केवल 3 नंबर सही होता है, केवल 3 नंबर। तो साथियों ये आज के 25 क्वेश्चन थे, लेकिन आपने देखा कि अगर 25 क्वेश्चनों को अपन पूरा सर का खोल दिया तो 100 से ज्यादा हो गया। देख लियो, प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 ऑप्शन और 4-4 के फिर 4-4 करके 100 से ऊपर प्रश्न हो गए। तो अपन ने देखा, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मत हो थोड़ो गड़बड़ा रही है आजकल, तो थान सच्ची बताऊं फोन पर भी हल्लो कौन बोलूं, सीधो ही कहूं भाई राम राम, क्योंकि हल्लो कहता ही नहीं गया। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब। कई गालियां काटी करे खेक हैंगो यूट्यूब है, पर आदत पड़ गई, अब करांगे सारे दिन यूट्यूब पर झक्का देना। तो सब्सक्राइब कर दिया, मैं धाप गया हूं अब। तो निश्चित तौर से आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।